नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं बुलेटिन और शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। देशद्रोह कानून पर बहस के बीच राष्ट्रपति का भारतीय दंड संहिता में व्यापक बदलाव पर जोर। कहा 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक हो कानून, अपराधों को सही तरीके से परिभाषित करने की जरूरत। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, पाबंदी लगाने के लिए केंद्र से मांगे सुझाव। सार्वजनिक जगहों पर पोर्न देखने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। सोनीपत में कथित दुष्कर्म मामले की जांच के लिए 3 महिला अधिकारियों की समिति गठित। सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सार्क देशों के कारोबारियों के लिए 1 अप्रैल से विशेष वीजा, शर्तों के साथ मिलेगा पाकिस्तानी व्यापारियों को इंडिया बिजनेस कार्ड। भारत से मान्य उद्योग संघ का सदस्य होना जरूरी। स्विट्जरलैंड के गियानी इन्फेंटिनो बने फीफा के नए अध्यक्ष। बहरीन के शेख सलमान को हराया। फीफा ने जारी किए नए नियम, सदस्यों का होगा निश्चित कार्यकाल। देशद्रोह संबंधी कानून को लेकर चल रही चर्चा के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय दंड संहिता में व्यापक बदलाव पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय दंड संहिता को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए विस्तृत समीक्षा की जरूरत है। साथ ही प्राचीन पुलिस प्रणाली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। आईपीसी की 155वीं वर्षगांठ के मौके पर कोच्चि में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 155 साल में आईपीसी में बहुत कम बदलाव हुए हैं। अपराधों की प्रारंभिक सूची में बहुत कम अपराधों को जोड़ा गया और उन्हें दंडनीय बनाया गया है। राष्ट्रपति का मानना है कि अभी भी संहिता में ऐसे अपराध हैं जो ब्रिटिश प्रशासन के औपनिवेशिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। अभी भी कई नए अपराध हैं जिन्हें समुचित तरीके से परिभाषित करना और संहिता में शामिल किया जाना है। आर्थिक अपराधों के खतरे को रेखांकित करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इसने समावेशी समृद्धि और राष्ट्रीय विकास को अवरुद्ध किया है। राष्ट्रपति ने पुलिस की छवि में बदलाव की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून लागू करने वाली इकाई की भूमिका से आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 से प्रभावी है। There is no doubt that IPC is a premier code of the criminal law, is a model piece of legislation. Nevertheless, it requires a thorough revision to meet the changing needs of the 21st century. The IPC has undergone very few changes in the last 150 years. Very few crimes have been added to the initial list of crimes and declared punishable. Even now, there are offences in the code which were enacted by the British to meet their colonial rules requirements. राज्यसभा में जेएनयू और रोहित वेमुला मामले में विपक्ष ने कल फिर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने कल इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से पढ़े गए दस्तावेज और तथ्यों को लेकर सवाल उठाया। वहीं अधूरी रह गई चर्चा का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। राज्यसभा में तीसरे दिन जेएनयू और रोहित वेमुला मामले में सरकार को विपक्ष के अवरोध का सामना करना पड़ा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रोहित वेमुला मामले की जांच के लिए बनी कमेटी में दलित सदस्य को शामिल करने की मांग का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 1 सदस्यीय आयोग मामले की निष्पक्ष जांच में सक्षम है। This is a judge who has served diligently in Uttar Pradesh. I am sure that she will have absolutely no challenge to the fact that this judge is capable within his capacities to deliver justice. मायावती ने मंत्री की दलील को खारिज करते हुए सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। इसमें 1 से ज्यादा सदस्य बना सकती थी और अब भी बना सकती है, लेकिन सरकार अभी तक भी इस मामले में अपनी चुप्पी साधे हुए है। इससे इनकी दलित विरोधी मानसिकता हमें साफ नजर आती है। इस मुद्दे पर मायावती और स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने गुरुवार को सदन में मंत्री की ओर से दिए गए बयान के असत्यापित तथ्यों पर ऐतराज जताया।
She is quoted Macbeth to say, fair is foul, foul is fair. And she is making all foul fair. She is making all foul fair here without any authentication. Now, who gave that authentication? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मानव संसाधन विकास मंत्री का बचाव किया। Every word that the minister has spoken, she has it authenticated by the registrar of university. What is the kind of pamphlets which were circulated? उपसभापति ने सदन को भरोसा दिलाया कि वो रखे गए तथ्यों की सत्यता के लिए रिकॉर्ड को देखेंगे। I will go through the records and see if the documents which she has quoted has been authenticated, and subject to rules if the authentication is valid or not, and I will come back to the house. Yes. Now you conclude, please. No. इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि मंत्री को गुरुवार को सदन में दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जो ऐसा कोई कागज छपा लिखा बांटा गया, उसको सदन में पूरा पढ़कर जो घोर आपत्तिजनक बात, अपमानजनक बात थी, जब तक वो उस पे माफी नहीं होती और सदन में आई वांट योर रूलिंग। राज्यसभा में पिछले 2 दिनों में जेएनयू और रोहित वेमुला मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी तकरार देखने को मिली है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आत्महत्या करने वाले छात्र रोहित वेमुला की मां ने पूछा है कि उनका बेटा कैसे देशद्रोही और अतिवादी हो गया। रोहित की मां ने कल विश्वविद्यालय से निलंबित छात्रों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। रोहित की मां ने आरोप लगाया कि स्मृति ईरानी झूठ बोल रही हैं और मुद्दे को बदलने की कोशिश कर रही हैं। నా కొడుకు చనిపోయాడు, నాకు న్యాయం చేయండి అని అడుగుతుంటే పొద్దాక నా కులాన్ని గురించేసి ఈ పోలీసులు ఎంక్వైరీ చేయటం, దీని ఎంక్వైరీ చేసేసి చాలా 5-6 గంటలు అట్లాగా 4 గంటల పైన మా అమ్మని అది పెంచుకున్న అమ్మని అట్లాగే ఇబ్బంది పెట్టేసి చేస్తే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆమె కూడా చనిపోయారు। जेएनयू मामले में छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की 1 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में हिंसा के आरोपी 3 वकीलों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट के आरोपी वकीलों से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट हिंसा की एसआईटी से जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। ये 3 वकीलों के खिलाफ जो कि टीवी कैमरा पे साफ दिखाई देते हैं और जो ये मान रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हाँ हमने पीटा, अगली बार और हम हिंसा करेंगे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कोर्ट को चलानी चाहिए। दरअसल तीनों वकीलों का एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। इसमें वकीलों को कथित रूप से ये कहते हुए पाया गया कि उन्होंने ही पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार तथा पत्रकारों की पिटाई की थी। उधर दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को एक साथ बैठाकर करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। जेएनयू के इन छात्रों पर देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। इसके बाद तीनों छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में कल कांग्रेस ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से राहुल गांधी को राष्ट्र विरोधी कहने के बयान पर आपत्ति जताई। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर ने पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई के बयान के हवाले से आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार इशरत जहां मामले को राजनीतिक रंग देना चाहती थी। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पर सदन में राहुल गांधी के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को राष्ट्र विरोधी बताने वाली टिप्पणी पर ऐतराज जताया। बुधवार को जेएनयू मामले पर सदन में चर्चा के दौरान ये आरोप लगाए गए थे। खड़गे ने बयान को कार्यवाही से हटाने की मांग की। And Rahul Gandhi ji still persists on the record as part of Sri Anurag Thakur's speech, which alleged that Sri Rahul Gandhi was supporting anti-national activity. I request you to delete these 2 names from the reference, which I am going to give and make the proceedings correct.
स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस की मांग पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। आज आपने उठाया है, आई विल हैव टू सी। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर ने अफजल गुरु पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और इशरत जहां पर पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई के बयान का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने इशरत जहां एनकाउंटर मामले को फर्जी साबित करके राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। 6 अगस्त 2009 को एफिडेविट दायर किया गया पूर्व सरकार के समय और सितंबर महीने में उसको बदल दिया गया। एनकाउंटर 2004 में हुआ मैडम। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता था कि ये फेक एनकाउंटर है मैडम, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए जो पूर्व सरकार ने की थी। पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने दावा किया है कि इशरत जहां मामले में यूपीए सरकार के दौरान राजनीतिक दखलंदाजी की गई थी, जिसके बाद से आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बढ़ते प्रभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश में सभी प्रकार की चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पाबंदी लगाने के तरीके सुझाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता के नाम पर बच्चों पर किसी तरह का परीक्षण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि केंद्र हलफनामा दायर करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर लगाम कसने के तरीकों पर सुझाव देगा। कोर्ट ने कहा कि सभी को कला और अश्लीलता के बीच एक रेखा खींचने की जरूरत है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि पोर्नोग्राफी से संबंधित पैमानों पर फैसला होना चाहिए। कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 19 में मौजूद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संपूर्ण नहीं है और इस पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को सार्वजनिक जगहों पर पॉर्न देखने और दूसरों को देखने पर मजबूर करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। सोनीपत के मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान कथित दुष्कर्म मामले की जांच के लिए 3 महिला अफसरों की समिति का गठन किया गया है। तीनों महिला अधिकारी सोनीपत में ही तैनात रहेंगी। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के मुरथल में महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म की घटना से बवाल मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बना दी है। समिति के तीनों सदस्य महिला अधिकारी हैं। डीआईजी राजश्री सिंह, डीएसपी भारती डबास और डीएसपी सुरेंद्र कौर। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर पर इस मामले से जुड़ी जानकारी दी जा सकती है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि अब तक किसी ने इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर पड़ताल शुरू कर दी है। अभी तक कोई हमारे पास कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई है। जैसे ही हमारे पास कोई कंप्लेंट रिसीव होती है वी विल बी फुली इनटू एक्शन एंड जो भी इस पे कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। महिलाओं की पूरी सुरक्षा, महिलाओं का पूरा सम्मान इसका ध्यान किया जाएगा। टीम के लिए हम हर प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार हैं। टेलीफोन नंबर उनको देंगे, सब कुछ देंगे। किसी भी प्रकार से विक्टिम आते हैं तो उनकी सुरक्षा करना हमारा काम है, उनकी भी सुरक्षा करेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद शर्मनाक घटना है और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाल ने कहा कि जिन महिलाओं के साथ ये घटना हुई है वो दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन पर जानकारी दे सकती हैं या फिर दिल्ली महिला आयोग के ऑफिस में आकर शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में नेशनल हाईवे 1 के पास डबरन गाड़ी रोककर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात कही गई है। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेशनल हेराल्ड मामले में फंसी कांग्रेस ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर प्राइवेट मीडिया कंपनी चलाने का आरोप लगाया है और उनसे इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि तावड़े की कंपनी बीजेपी के मुंबई दफ्तर से चल रही है। उसका यह भी कहना है कि तावड़े श्री मल्टीमीडिया विजन नाम की कंपनी में डायरेक्टर हैं, जिसके लिए उन्हें पारिश्रमिक भी मिलता है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि इस सारे मामले की जानकारी बीजेपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी है। इस बीच तावड़े ने हितों के टकराव के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि निदेशक का पद संभालने के बावजूद कोई मेहनताना वो नहीं लेते हैं। आज जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी
इस बारे में हम मांग करते हैं व्यापक वक्तव्य दें, विनोद तावड़े जी को फौरन बर्खास्त करें, नितिन गडकरी जी सार्वजनिक तौर पर इन सारी कमर्शियल एंटिटी से उनके क्या इंटरेस्ट हैं, पैसा कहां से आया, कहां से गया, इसके बारे में व्याख्या करें। और अब बने रहे हमारे साथ, खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सदियों की अमानत जो आसमान में सितारा बन गई। कुदरत की देन है कि हर तरीके से तो मजबूर कर दिया है, मगर अल्लाह ने कमाने खाने के लिए इतनी हड्डी बचा दी, जो अपने आप में एक मिसाल थी। देखिए शख्सियत में मरहूम उस्ताद अब्दुल रशीद खान से हुई मुलाकात के यादगार पल। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बजट 2016 राज्यसभा टीवी पर खास प्रसारण। वित्त मंत्री का भाषण, जानकारों का विश्लेषण। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से विशेष प्रसारण। 29 फरवरी को सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक लाइव। अगले वित्त वर्ष में देश की विकास दर 7 से 7.25% के बीच रहेगी। संसद में कल पेश आर्थिक सर्वेक्षण में इसका अनुमान लगाया गया। इसमें आर्थिक सुधारों को तेज करने, सब्सिडी में कटौती और राजकोषीय घाटे को काबू में रखने की बात कही गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को दोनों सदनों में मौजूदा वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। 2015-16 के इस वित्त वर्ष में विकास दर 7.6% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी की दर 7 से 7.25% रहने की संभावना है। वैश्विक मंदी की वजह से 8 से 10% की विकास दर हासिल करने के लिए कुछ साल और इंतजार करना होगा। If the world slows down, we will slow down as well. And so, our slowing down should not be blamed on what India does or does not do. And so it's really important to calibrate in expectations. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते अगला वित्त वर्ष चुनौतियों वाला होगा, लेकिन इसका असर महंगाई पर ज्यादा नहीं होगा। महंगाई दर 4.5 से 5% के बीच रहेगी। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.9% पर सीमित करने का लक्ष्य भी हासिल हो सकता है। अगले वित्त वर्ष में इसे 3.5% पर करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे में जीएसटी समेत कई बिलों के अटकने पर भी चिंता जताई गई है। Fourth R, we need reform because we need to ensure that whatever we do on the 3 Rs has to be backed up with reform to ensure that this does not happen again. आर्थिक सर्वे में कृषि क्षेत्र में बड़े बदलावों की जरूरत बताते हुए हाइब्रिड और जीएम बीजों के उपयोग का समर्थन किया गया है। इसमें दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर कीमत देने का सुझाव है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने की बात कही गई है। जिस तरह का आर्थिक सर्वेक्षण आया है उससे एक बात साफ साफ झलकती है कि सोमवार को आने वाले बजट में वित्तीय घाटे को कम करने के व्यापक उपाय किए जा सकते हैं, जिसका मतलब यह होगा कि या तो कल्याणकारी योजनाओं में कमी लाई जाएगी या सब्सिडी कम किए जाएंगे। लेकिन देखना यह रोचक होगा कि इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम क्या निकलते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। कांग्रेस ने आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े तय करने के फॉर्मूले और अनुमानों पर सवाल उठाया। वहीं आर्थिक मामलों के जानकार तय अनुमान को हासिल करने के लिए सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। संसद में शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में तय किए गए आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। आज ये भी नहीं पता इकोनॉमिक सर्वे में कि किन माध्यम के द्वारा उन्होंने ये लाइकलीहुड ऑफ जीडीपी आंका है। तो देशवासियों को ये भी भ्रमित करने वाले कुछ आंकड़े हैं। जब चर्चा होगी तो विस्तृत रूप से जब जानकारी होगी तो इस पर टिप्पणी करेंगे, मगर जो आज बात सामने आई है, सरकार को खुद ये भरोसा नहीं है कि जो टारगेट वो कह रहे हैं वो अचीव कर सकेंगे कि नहीं। इकोनॉमिक सर्वे ये भी कहता है कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम में जो स्ट्रेस और क्राइसिस है
वो अपना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट साइकिल के रीस्टार्ट में एक बड़ा बाधा बन रहा है। तो ये दो इश्यूज हम जानते हैं और हम समझते हैं कि बजट में गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ कहेंगे। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि आर्थिक सर्वेक्षण दिए गए अनुमानों को हासिल करने के लिए अनुकूल माहौल और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निर्भर है। क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो यही लेवल पे पूरा साल रहता है, देन थिंग लुक्स ओके। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एज अचीविंग फिस्कल डेफिसिट, और क्या टारगेट सेट करते हैं उसके ऊपर है। देश के अंदर में आवश्यकता है आज इन्वेस्टमेंट को और अधिक बढ़ाने की। वो तभी संभव होगा जब सरकार एनपीएच को कंट्रोल करे, डिमांड को जनरेट करे और मानसून अगर हमारा साथ दे। आर्थिक सर्वेक्षण में तय अनुमानों को हासिल करने के लिए सरकार को आर्थिक मोर्चे पर सुधार प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की चुनौती है। साथ ही महंगाई और राजकोषीय घाटे पर कमी लाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने 1 अप्रैल 2016 से सार्क देशों के कारोबारियों और उद्योगपतियों के लिए विशेष वीजा देने का फैसला किया है। कारोबारियों के बेरोक-टोक आने जाने के लिए भारत सरकार 1 अप्रैल से इंडिया बिजनेस कार्ड जारी करने जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के कारोबारियों को ये कार्ड शर्तों के साथ मिलेगा। इसके तहत किसी पाकिस्तानी उद्योगपति या व्यापारी को तभी ये कार्ड मिल सकेगा जब उसकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक होगा या फिर उसकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा होगी। इसके साथ ही उसे पाकिस्तान के किसी उद्योग संघ का सदस्य होना चाहिए जिसे भारत से मान्यता हो। गृह मंत्रालय के मुताबिक इंडिया बिजनेस कार्ड का प्रारूप तैयार हो गया है और इसे नासिक के सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में काठमांडू में हुए सार्क शिखर सम्मेलन में इंडिया बिजनेस कार्ड जारी करने की घोषणा की थी। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान ने 5 सदस्यीय संयुक्त जांच दल बनाया है। ये जांच दल सबूत जुटाने के लिए अगले महीने भारत आ सकता है। इस जांच दल में आतंकवाद रोधी विभाग और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हैं। 19 फरवरी को गुजरांवाला के आतंकवाद निरोधक थाने में पठानकोट हमले पर एक FIR दर्ज की गई थी। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत की तरफ से दिए गए साक्ष्यों के आधार पर मामले की शुरुआती जांच करने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था। 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए थे और 4 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद सभी 6 आतंकी मारे गए थे। नेपाल में एक और छोटा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तकनीकी खराबी आने की वजह से कलिकोट जिले में चिलखाया की पहाड़ी इलाके में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश की गई, लेकिन विमान की क्रैश लैंडिंग हुई। विमान में चालक दल के 2 सदस्यों समेत 11 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में दोनों पायलटों की मौत हो गई है और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ है। काष्ठमंडप एयरलाइंस के इस विमान ने नेपालगंज के जुमला जाने के लिए उड़ान भरी थी। 24 फरवरी को भी नेपाल में तारा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में सवार सभी 23 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक शख्स ने अपने परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इस व्यक्ति ने खुद को भी गोली मार ली। हालांकि इस वारदात में घायल उसकी बेटी बच गई। उसका इलाज किया जा रहा है। ये घटना वॉशिंगटन के बेलफेयर की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोली मारने वाले शख्स ने खुद फोन करके घटना की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद घर के बाहर आकर उसने खुद को गोली मारी और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था फीफा को नया अध्यक्ष मिल गया है। स्विट्जरलैंड के गियानी इन्फेंटिनो शुक्रवार को ज्यूरिख के दूसरे दौर की वोटिंग में जीतने के बाद फीफा के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्फेंटिनो को कुल 207 वैध मतों में से 115 मत मिले और उन्होंने बहरीन के शेख सलमान को हराया। शेख सलमान को 88 वोट मिले। जॉर्डन के प्रिंस अली को 4 और फ्रांस के जेरोम शैम्पेन को 1 भी वोट नहीं मिला। 45 साल के इन्फेंटिनो ने ब्लैटर की जगह ली है। पिछले साल एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत ब्लैटर को अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद यूईएफए अध्यक्ष और फ्रांसीसी दिग्गज प्लातिनी को उनका संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन प्रतिबंध लगने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया।
It's time for a change. It's time to bring football back to FIFA. I will not vote tomorrow. You will vote tomorrow. If I would vote for football, and I hope you will do the same. फीफा ने फुटबॉल में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए सुझाए गए कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों के तहत अब फीफा के सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होगा। इसमें अध्यक्ष भी शामिल है। इसके साथ ही फीफा परिषद में कम से कम 6 महिलाएं होंगी। इसके अध्यक्ष परिषद के सभी सदस्य, महासचिव और स्टैंडिंग और जुडिशियल समितियों के प्रमुखों को हर साल अपनी आय घोषित करनी होगी। कोई भी व्यक्ति फीफा अध्यक्ष पद पर ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही रह सकता है। फीफा परिषद कार्यकारी समिति की जगह लेगी। संगठन की रणनीतिक दिशा यही तय करेगी। महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए हर कॉन्फेडरेशन से कम 1 महिला प्रतिनिधि फीफा परिषद के लिए चुनी जाएगी। एशिया कप में आज भारत के सामने पाकिस्तान की चुनौती होगी। ये मुकाबला मीरपुर के शेरे बंगाल स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में बांग्लादेश पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच बराबरी की जंग रही है। दोनों टीमों में 5-5 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच बिना नतीजे के खत्म हुआ और एक मैच रद्द हो गया था। हालांकि पहली बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच करीब 1 साल बाद मुकाबला हो रहा है। T20 में पाकिस्तान का ये 99वां मैच होगा। T20 में पाकिस्तान ने अब तक सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। देशद्रोह कानून पर बहस के बीच राष्ट्रपति का भारतीय दंड संहिता में व्यापक बदलाव पर जोर। कहा 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक हो कानून, अपराधों को सही तरीके से परिभाषित करने की जरूरत। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, पाबंदी लगाने के लिए केंद्र से मांगे सुझाव। सार्वजनिक जगहों पर पोर्न देखने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। सोनीपत में कथित दुष्कर्म मामले की जांच के लिए 3 महिला अधिकारियों की समिति गठित। सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सार्क देशों के कारोबारियों के लिए 1 अप्रैल से विशेष वीजा, शर्तों के साथ मिलेगा पाकिस्तानी व्यापारियों को इंडिया बिजनेस कार्ड। भारत से मान्य उद्योग संघ का सदस्य होना जरूरी। स्विट्जरलैंड के गियानी इन्फेंटिनो बने फीफा के नए अध्यक्ष। बहरीन के शेख सलमान को हराया। फीफा ने जारी किए नए नियम, सदस्यों का होगा निश्चित कार्यकाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।